नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बतलाया गया था कि अब से सारस्वत सैंधव सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसकी श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। इस सारस्वत सैंधव सभ्यता का पहला भाग आज आप सभी के सामने होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे सारस्वत सैंधव सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे समय समय पर इसका नामकरण किया गया और इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सारस्वत सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज एक रोचक कहानी है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक विद्वान ने हड़प्पा के टीले का अवलोकन किया, वहां की यात्रा की और एक लेख भी प्रकाशित करवाया। किंतु इस सभ्यता के महत्व को वो समझ नहीं पाए। आगे चलकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के तौर पर इस टीले का सर्वेक्षण कार्य किया और यहाँ से कुछ पुरातात्विक सामग्री भी इकट्ठी की, जिसमें एक मुहर काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस मुहर को उन्होंने विदेशी मानते हुए इस सभ्यता के महत्व से अपना मुंह मोड़ लिया और यही कारण है कि आगे चल करके इस हड़प्पा के खोज का श्रेय दयाराम साहनी को मिला, जिन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा के टीले की खोज की। जॉन मार्शल, आपको बतलाया गया था, भारतीय पुरातत्व के इतिहास के संदर्भ में तत्कालीन एएसआई के महानिदेशक थे और इन्हीं के निर्देशन में यह खोज की गई थी। आगे चलकर एक साल बाद सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की। तो 2 साल के भीतर 2 पुरास्थल खोजे गए और इससे एक अज्ञात सभ्यता प्रकाश में आई, जिसकी घोषणा सबसे पहले द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 1924 में प्रकाशित की गई और इस अज्ञात सभ्यता को पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने आगे चलकर एक पुस्तक भी लिखी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो 1931 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार मॉर्टिमर व्हीलर ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, जिसमें उन्होंने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सभ्यता। इसी प्रकार एम.आर. मुगल ने इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या बृहत्तर सिंधु सभ्यता, वो इस कारण से था कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई, तो यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और यही कारण है इसके नामकरण का। आगे बात करें तो प्रथम खोजे गए पुरास्थल, जैसा हमने कहा कि हड़प्पा पहली बार खोजा गया, तो हड़प्पा के खोजे जाने के कारण यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पॉपुलर हुई। ये पुरातत्व में एक परंपरा चलती है, तो आज हम सभी इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते भी हैं। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गार्डन चाइल्ड ने, जिनकी पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने नगरीकरण के 10 लक्षण बतलाए और उन्हीं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता का दर्जा मिला। भारत में प्रथम नगरीकरण का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता को ही माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग होने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया। कांस्य धातु तांबा तथा टिन के मिश्रण से निर्मित की जाती थी। आगे बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और हमारा देश आजाद हो गया, तो इस सभ्यता के अधिकांशतः पुरास्थल पाकिस्तान में चले गए। तो भारत में भी इस सभ्यता के पुरास्थल खोजे जाने का कार्य प्रारंभ हुआ और इसका श्री गणेश किया अमलानंद घोष ने, जिन्होंने 25 पुरास्थल घग्गर हाकरा नदी के किनारे खोज डाले, जो उस समय तत्कालीन एएसआई के महानिदेशक थे। आगे चल करके एम.आर. मुगल ने भी 300 पुरास्थल इस नदी के किनारे खोजे और इन खोजों के द्वारा यह माना गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हाकरा नदी के किनारे ही था।
इस नदी का उद्गम याद रखिएगा दोश ए आब नामक स्थान जहां से यह नदी निकलती है। घग्गर नदी घाटी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम ऑरेल स्टाइन ने किया, जिन्होंने राजस्थान के कुछ तहसीलों में सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया और अपना यह कार्य उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करवाया, जिसको नाम मिला अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। आगे चलकर बात करें तो घग्गर हाकरा नदी की पहचान ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी से की गई। आप सभी को बतला दें कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और उन 10 मंडलों में अगर चौथे मंडल को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी मंडलों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसको पवित्र नदी भी बतलाया गया है। भाषा शास्त्रीय, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि वैदिक कालीन सरस्वती नदी आज की घग्गर हाकरा नदी है। यह कथन ग्रेगरी पोशाल या जी पोशाल का है, जिन्होंने स्पष्टतः वर्तमान घग्गर हाकरा नदी को वैदिक कालीन सरस्वती नदी मान लिया। एक चीज याद रखिएगा कि महाभारत में उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी के रेगिस्तान में सूख जाने का। अब जब घग्गर हाकरा नदी का सरस्वती से समीकरण तय कर लिया गया तो भारत की प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई, ऐसा माना प्रोफेसर मीडोज ने, जबकि हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सारस्वत सभ्यता नाम दिए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम एसपी गुप्त ने दिया। इनकी पुस्तक थी द लास्ट सरस्वती रिवर एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसी प्रकार एक किताब और याद रखते हैं आप बीबीलाल महोदय की, द सरस्वती फ्लोज ऑन कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसको मैक्सिमम लोग द सरस्वती फ्लोज ऑन के नाम से ही जानते हैं। हाल ही में एक और पुस्तक प्रकाशित हुई, सरस्वती सिविलाइजेशन, अ पैराडाइम शिफ्ट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक गगनदीप बख्शी हैं, जिनको आप सभी जीडी बख्शी के नाम से जानते हैं और टेलीविजन चैनल पर आपको ये शाम में बहस करते भी नजर आते हैं। इस प्रकार इस सभ्यता को वर्तमान समय में नाम दिया जा रहा है सारस्वत सिंधु सभ्यता। लेकिन इस नामकरण का विरोध भी कई विद्वानों द्वारा किया गया। इसमें विपक्ष में तर्क देने वाले प्रमुख विद्वानों में अगर आप जानना चाहें तो रोमिला थापर हैं। इसके अलावा राजेश कोचर भी हैं, जिन्होंने इस नामकरण का विरोध किया। अब संपूर्ण अगर इस विषय को देखें तो वर्तमान समय या जो नवीन शोध है उसके आधार पर इसको सारस्वत सिंधु सभ्यता का नाम दिया जाना उचित है। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के विषय में। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और एक रोचक तथ्य ये जान लीजिए कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर संयुक्त करके उसका 12 गुना बना दिया जाए तब जाकर के कहीं हड़प्पा सभ्यता से उसकी बराबरी होगी। इतनी विस्तृत, इतने विस्तार से फैली हुई थी यह सभ्यता। इसका विकास जैसा हमने आपको कहा कि सरस्वती सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था। इस सभ्यता के फैलाव का आकार त्रिभुजाकार माना जाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में मिलता है। भारत में सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में खोजे गए हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यह सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब तथा सिंध क्षेत्र में फैली हुई थी। आप सभी जानते होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो पंजाब और बंगाल को भी 2 भागों में बांटा गया था। तो आधा पंजाब भारत में और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से में भी यह सभ्यता थी। अफगानिस्तान में भी सभ्यता के पुरास्थल खोजे गए। 2 पुरास्थल मिले, शुर्थगई और मुंडीगाक। हालांकि ये 2 पुरास्थल
हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के अंतर्गत नहीं रखे जाते। हड़प्पा काल में ये दो पुरास्थल एक प्रकार से व्यापारिक उपनिवेश थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य देशों से जो समकालीन सभ्यताएं थी वहां पर व्यापारिक संबंध था, और मुंडीगा और शुर्तगोई एक प्रकार से वो उपनिवेश के रूप में स्थापित किए गए थे। अब अगर इसकी चातुर्दिक सीमा यानी चारों दिशाओं में हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित की जाए तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक यह सभ्यता दिखलाई पड़ती है, इसके अवशेष मिलते हैं। अगर पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान के स्तूत गेंडोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर तक यह सभ्यता फैली हुई थी। ये चातुर्दिक सीमा आप हड़प्पा सभ्यता की देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर तक थी, और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा का पूरा स्थल सुतका गेंडोर है वो दाश्क नदी के किनारे स्थित था। उत्तरी सीमा पर अंतिम पूरा स्थल मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में, जबकि दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक मिलता है और यह पूरा स्थल प्रवरा नदी के किनारे है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें पूरब से पश्चिम तो लगभग 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो 1400 किलोमीटर विस्तार इसका मिलता है। हालांकि कहीं कहीं आप किताबों में पूरब से पश्चिम विस्तार 1550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर देखते हैं, लेकिन आप 1600 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर को सही मान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग लेकर के बहुत ही जल्द आप सभी के सामने होंगे। सारस्वत सिंधु सभ्यता का दूसरा भाग जो आधारित होगा इस सभ्यता के उद्भव संबंधी सिद्धांत, इसके कालानुक्रम तथा पतन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिस्ट्री अड्डा बहुत जल्द लेकर के आते हैं।